नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज एक खास विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं परिचर्चा में रागिब सर, सुधांशु सर और रविंदर जी। आज देश के हालात को देखा जाए तो कहीं रेप हो रहा है, कहीं भगदड़ मची हुई है, कहीं लेटरल भर्ती के लिए विपक्ष बिफरा पड़ा है, कहीं अगर देखा जाए विदेश नीति भारत की फेल होती दिखाई दे रही, बांग्लादेश में जो है सत्ता पलट जाती है। कहीं लद्दाख में देखा जाए सोनम वांगचुक का दिल्ली से लेकर लद्दाख से दिल्ली तक का मार्च, जिसके ऊपर कहीं मूवी बनती है, उसे सोशल वर्कर बताया जाता है। आज इन्हीं सब मुद्दों को हम एक देश के हालात अपने इस वीडियो में समेकित करेंगे और जानेंगे इस देश के हालात का कौन है असली जिम्मेदार। तो चलिए हम परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, हम सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं सर, देश के हालात का कौन है जिम्मेदार, यहीं से शुरुआत करिए सर आप। जिम्मेदारी तो भाई देश चलाने की जिन लोगों को जिम्मेदारी है तो जिम्मेदार तो वही होंगे। अगर आप प्रशासकीय जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जी बाकी सामाजिक जिम्मेदारियां तो हर देश के हर नागरिक की हैं। अब जिन जिन चीज़ों की आपने बात की, जैसे अगर कोई रेप हो रहा है तो इसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जी इसमें तो समाज की भी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई इंडिविजुअल केस बताएं जिसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो सर अगर देखिए हम इसमें दिल्ली पर पहले शुरुआत दिल्ली से करते हैं। जब सर मैं रिपोर्टिंग के लिए निकलता हूँ, इसमें सर देखिए थोड़ी सी बारिश होने पर दिल्ली के सारे सड़कों पर जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, गड्ढे हैं, कहीं आप गाड़ी गड्ढे में जा रही, एक चक्का उड़ जा रहा है, कहीं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी बताइए सर जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अगर देखिए बात की जाए तो एक तरफ कहते हैं ये कि केजरीवाल की जिम्मेदारी है, केजरीवाल जेल में, कहते हैं मैं जेल में हूँ, और केजरीवाल पार्टी आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो है मोदी जी की जिम्मेदारी, सांसद जिम्मेदारी। इस पर चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं सर। मैं ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी है, जो परिभाषित ही नहीं हो पा रहा है कि वो राज्य है, कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, कि उसकी विशेष स्थिति है। जब दिल्ली की जनता ने एक चुनी हुई सरकार बनाई तो उसे अपंग करने का अपराध जिन लोगों ने किया है, जिम्मेदारी उनकी है। अगर कोई एक सरकार है, अगर उसके पास अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसके एम्प्लॉय उसकी बात नहीं मानते हैं, कानून व्यवस्था उसके हाथ में नहीं है, तो क्या है उसके हाथ में? फिर उस सरकार की क्या जिम्मेदारी है? फिर उस सरकार को जिसने अपंग किया है, जिस वजह से अपंग किया है, उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। और अंत में हम आपकी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने उनको मजबूत किया है, एम्पावर किया है। हमने जिनको केंद्र में चुना है, हमने जिनको राज्य में चुना है, अंततः तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा विवेक गलत है। अगर वो असमर्थ थे तो हमें चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए। ये नाटक क्यों 5 साल में एक सरकार चुनने का, जब उसको कोई अधिकार ही नहीं है? तो दुर्भाग्य दिल्ली के जनता का है, बाकी जिम्मेदारी तो कोई लेना ही नहीं चाहता है, हम जिम्मेदारी दे भी नहीं सकते किसी को। चलिए इसी मुद्दे पर रविंदर जी आप यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको, कौन है असली इस बार दिल्ली देश के हालात और दिल्ली के हालात के असली जिम्मेदार? ब्रिजेश जी, दिल्ली के हालात के जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है। यहाँ पे आम आदमी आप पार्टी की विपक्षी नेता सीधे केंद्र को निशाना नहीं बनाएंगे? बात केंद्र की नहीं है। हमारी भी सरकार 15 साल रही है, शीला दीक्षित जी यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं। विधानसभा चुनाव जब भी आप समय आएगा तो देखेंगे, या आम जनता, दिल्ली के किसी भी आम जनता, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे, दिल्ली में आज जितने फ्लाईओवर हैं, 84-85 फ्लाईओवर जितने भी बने हैं, सारे फ्लाईओवर माननीय शीला दीक्षित जी के जमाने के बने। आज भी वही 15 साल का काम यही आम आदमी पार्टी भी 10 साल से गिना रही है। यही चीजें यहाँ पे केंद्र ने एक दबाव 2014 से, मैं इस बात को सर की बातों से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को पंगु बना दिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स इनकी बात नहीं सुनता है। चीफ सेक्रेटरी अपने आप को खुद यहाँ का सीएम मान के चलता है। पता है, अगर सीएम के पावर ही ब्यूरोक्रेट्स का नहीं रह गया तो फिर क्या? एलजी अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री मान के चलता है। उसे बस अधिकार एक गवर्नर बॉडी का है, न कि आप भाई जनता ने जिसे चुना है जवाब देने का हक उसे है। बहरहाल आज एमसीडी की बात होती थी, आप जो कह रहे हैं कि पानी भर जा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, एमसीडी का हवाला दिया जाता था। एमसीडी इसी बीजेपी के पास 15 साल से पड़ी हुई है, 15 महीने से इनके पास पड़ी, और 15 महीने से इनके पास है। अब 15 महीने में ये एकाएक दिल्ली को नहीं बदल सकता आम आदमी पार्टी, कोई भी है।
हम ही सत्ता में रहेंगे, 15 महीने में नहीं देश को बदल देंगे, बट धीरे-धीरे प्रोसेस को हम ला सकते हैं। यही एमसीडी की गलत देन रही बीजेपी की कि आज करोल बाग में इतनी बड़ी घटना हुई। हमारे ही बीच में रहने वाले लोग इस स्थितियों में गुजर रहे हैं कि जिनकी स्थिति ये है कि आप रोड से निकल जाइए, आप सेफ नहीं हैं आज के डेट में। आज सुबह-सुबह बारिश हुई है, मैं रूम से बाहर निकल के आपकी स्टूडियो तक आ रहा था, मैंने देखा 2 गाड़ियाँ पलट गई। मेरे आंखों के सामने टेम्पो के क्या हालात है, उसमें 4 लोग बैठे हैं, किस दूरी पे जा रहे हैं, किस यात्रा पे जा रहे हैं, उनके साथ क्या परिस्थिति हो रही है। तो दिल्ली की सर ने कहा ना, दिल्ली की जनता को विचार करना पड़ेगा कि फरवरी में विधानसभा चुनाव है, हमें किस पार्टी को तय करना है। 2 पार्टियां यहाँ सत्ता में हैं, एक केंद्र में बैठी है, एक राज्य में बैठी है। दोनों को तय करना है। एक पार्टी 15 साल पहले सब कुछ करके गया है, सामने कांग्रेस है। अब ये आम जनता ये तय करे कि हमें दिल्ली में किसको लाके रखना है। चलिए इसी विषय में हम राखी जी से बात करते हैं। एक नेता से बात हो गया, एक एजुकेटर से बात हो गया, अब एक जो है सामाजिक जो है कार्यकर्ता, एक सामाजिक चेतना से समय से जुड़े रहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या सोचना है? मैं यहाँ पर अपने दोनों साथियों से थोड़ा-सा डिफरेंट मत रखता हूँ, क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारी है, ये जनता की है, ना ही केंद्र सरकार की है और ना ये स्टेट सरकार की है। अगर बात की जाए 2014 में जब चुनाव हुआ था, तो भारत में जो ये इस टाइम सरकार है, इस सरकार ने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया था कि हम इतने स्मार्ट शहर बनाएँगे और इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप करेंगे। बहुत सा अच्छा खूबसूरत मैनिफेस्टो था। लेकिन 2 चुनाव उसके बाद लोकसभा के हो चुके हैं। जनता ने कभी भी किसी मुद्दे को, स्मार्ट सिटी का मुद्दा रहा हो, रोजगार का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दे पर वोटिंग नहीं की। वोटिंग की तो उसने जो है जातिवाद पे की है, धार्मिक भेदभाव पे की है, इन सब चीज़ों को ही जब आप मतदान ही उस तरह से कर रहे हो, जिसकी पार्टी को ज़रूरत ही नहीं है विकास करने की, तो फिर अपेक्षा करनी भी बेकार है। आज दिल्ली का ही उदाहरण क्यों ले रहे हो? आप पूरे देश में कहीं भी ले लीजिए, हर एक सरकार जो भी चल रही है, वो अपने मैनिफेस्टो की बात ही नहीं करती है, जनता उसकी जवाबदेही तय ही नहीं करती है कि आपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी, इनको पूरा करके दिखाइए। देश के अंदर कोई स्मार्ट शहर बना हो तो बताइए? आज हाँ, सब स्मार्ट भारत के अंदर जो है पहला राजधानी है ये, इस राजधानी को ये खूबसूरत कर सकते थे, लेकिन जनता ने उसकी डिमांड ही नहीं की और तीनों बार लगातार 7-7 सीट है दिल्ली की लोकसभा की, सातों की सातों सीट सेंटर पे जा रही हैं, तो सीधे-सीधे लगता है कि जनता को विकास नहीं चाहिए, तो इसलिए जवाबदेही जनता की है। चलिए हम सर से जुड़ते हैं। सर आइए, देखिए दिल्ली देश के हालात, हमने भी दिल्ली की बात की, देश के हालात के बारे में बात करें। सर अभी कोलकाता में एक बीभत्स घटना हुई, एक रेप हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। सर इस पर हम बात करना चाहते हैं। देश में सर इतनी अराजकता है। अभी आज सर महाराष्ट्र के बदलापुर नामक जो है सर जगह से सर वहां से एक भी बच्ची के साथ रेप हुआ है। लगातार सर रेप के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं सर? क्या कारण है इसका? एक आप अपने दृष्टि से क्या सोचते हैं आप? अब क्यों बढ़ रहे हैं और कौन है इसका जिम्मेदार सर? इसकी कई दिक्कतें हैं। रेप पूरी दुनिया में होते हैं, केवल भारत में नहीं हो रहे हैं। और उन देशों में भी होते हैं जहाँ बहुत ओपन सेक्स है। लेकिन रेप को लेकर इस तरह की राजनीति और इस तरह का जो दोहरा मानदंड है वो कहीं नहीं है। एक राज्य में रेप हो जाए अगर, तो पूरा सत्ता तंत्र उस रेप को झुठलाने में लग जाता है। लाश को घर वालों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, जला दिया जाता है। एक रेप हो जाए तो पूरे परिवार को मार डाला जाता है, पूरा सत्ता तंत्र लग जाता है उस विधायक के साथ। मैं कुलदीप सेंगर की बात कर रहा जी, हूँ। जी। तो वे लोग किस मुंह से रेप का विरोध कर रहे हैं जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं रेपिस्ट के पक्ष में, या रेपिस्ट के पक्ष में हमारी देश की मेडल विजेताओं को घसीट घसीट कर मारते हैं। वो जब किसी एक मुद्दे को ले जाके राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, यही दिक्कत हो जाती है और रेप होते रहते हैं। अगर रेप को लेके एक समान विचारधारा हो देश की, तो निर्भया के बाद इस तरह का माहौल बना था, कोई ऐसा कानून लाना चाहिए था, या इस तरह के सुरक्षा मानक, बहुत सारे मानक लाए गए। विशाखा अभी आज ही सीजीआई ने जो है नेशनल टास्क फोर्स बना दिया इसी पे। विशाखा कानून लाए जो कार्यस्थलों पे हिंसा को रोकने के लिए था। ये बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये जो राजनीतिक दोगलापन दिखने को मिल रहा है,
मैं तो कमेंट बॉक्स में ले आके लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ कि बंगाल में क्या हुआ बताओ। अरे तुम बताओ भाई, उत्तराखंड में भी हुआ था अंकिता भंडारी का, अभी भी एक अभी सर, हाँ, अभी हाँ, एक नर्स का नर्स साथ अपहरण कर बस में लिया सर जी, गया है। बस में उसके साथ दुष्कर्म किया गया सर। हैं? महाराष्ट्र में भी एक केस हुआ है, तुम वहां क्यों नहीं पूछ रहे हो? और यही जो दोगलापन है, यही इन रेपिस्टों को वो करता है, सपोर्ट करता है कि कहीं कुछ नहीं होगा, सब राजनीतिक मामला हो जाएगा और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और होता भी रहा है। अगर बंगाल में लोग मुफीद लग रहा है आज किसी राजनीतिक दल के लिए, तो वही उत्तर प्रदेश में मामला दूसरा हो जाता है, उत्तराखंड में मामला दूसरा हो जाता है। तो जब तक एक राजनीतिक एकता नहीं होगी भारतीय जनता में इस तरह के मामलों में, और राजनीतिक दोहरा और दोगला मापदंड अपनाते रहेंगे, तब तक ऐसे देश में रेप होते रहेंगे और लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए सर, इसी मुद्दे पर हम नेताजी से बात करते हैं। जी नेताजी, क्या सोचना है आपका? किस प्रकार से आप सोचते हैं रेप को, किस प्रकार से ले रहे हैं? जिस प्रकार देखा जाए रेप की घटनाएं लगातार देश में बढ़ती नजर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, सुधांशु सर जो बात कह रहे हैं, बात तो सही है। कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का नज़रिया बदलते चला जा रहा है। पार्टी बेस लोग राजनीतिक हत्याओं को देख रहे हैं, किन राज्यों में हत्या हो रही है उस हिसाब से। लेकिन कहीं न कहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि ये तो बहुत दुर्घटना जो जितनी भी हो रहे हैं, चाहे कल मुरादाबाद की बेटी जो उत्तराखंड में बस के साथ उसके हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हत्याएँ भी हो रही हैं इसी बेस के आधार पे। बात उनकी नहीं है, बात ये है कि कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो सामाजिक ढाँचा है, उसको कहीं न कहीं अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। लोगों की सोच को परिवर्तन लाना पड़ेगा। कल मैं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, अब क्या मैं उनको कहूँ, उनकी सोच को मैं देख के दंग रह गया कि आज क्योंकि सत्ता वहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी रोड पे हैं उस बच्ची के लिए। जो बहन के साथ ऐसा अन्याय हुआ उसके लिए रोड पे हैं। इनका कोई मुख्यमंत्री रोड पे क्यों नहीं आता है? तो इस बात को समझिए, बात इस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी कि किस राज्य में ये घटनाएँ हो रही हैं, किस बेस पे हो रही है। बात ये है कि हम लोगों की मानसिकताओं को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए कोई न कोई एक अच्छे कानूनों के तहत लोगों के बीच में निर्भया के बाद एक डर था लोगों में, अब वो डर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। किस बेस पे खत्म हो रहा है? सांप्रदायिक बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस बे यही सारी चीज़ें खत्म कर रही हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं समाज के बीच में। तो मैं इस बात को मानता भी हूँ और बहुत दुःख भी के साथ भी कहना पड़ता है, जो चीज़ें देख रहे हैं, हत्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। कल रायबरेली में अर्जुन पासी के साथ जो हत्याएँ ज़बरदस्ती उसके घर पे जाके हत्या किया गया, ये दबंगई है उत्तर प्रदेश की। हमीरपुर के 3 दिन पहले मैं अभी विज़िट करके आ रहा हूँ, वहाँ जो छोटे लाल को उसके घर पे लोगों ने बुला के मार के उस लाश को उसके घर तक पहुँचा दिए। ये हत्याएँ हो रही, तो क्या मैं इस पे क्वेश्चन उठाऊँ उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? बात इसकी नहीं है, बात ये है कि सामाजिक ताना-बाना कहाँ जा रहा है? इस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या बनती जा रही हैं? एक दूसरे को जात के आधार पे आप लड़ा रहे हैं। ये चीज़ें 2014 से पूरे देश में एक स्तर पे फैलते चले जा रहे हैं, कि जहाँ हमारी सरकार है, हम उसके बारे में विरोध में बोलना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। विरोध में कब तक आप बोलोगे? इस देश में क्या स्थितियाँ बन जाएँगी? एक समय आएगा गाँव-गाँव के लोग एक-दूसरे से लड़ने लगेंगे। अगर आप ये सिर्फ़ सांप्रदायिक चीज़ें जो बढ़ रही हैं, धर्म के आधार पे वोट माँगना, धर्म के आधार पे चुनाव करा लेना, जाति आधारित बातें कर लेना, ये सारी चीज़ों से देश का नहीं बदलाव होगा। और जहाँ तक बलात्कार की चीज़ें देख रहे हैं, मैं ये अपना मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्ति को सरकार को 14 दिन के बीच में चिन्हित करके उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। हो सके तो फांसी की सज़ा देना चाहिए। जो चीज़ें एक डर होनी चाहिए, डर की जब पैमाना बहुत हाई जाता है तो लोगों के अंदर और डर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हों। 13-13 साल के बच्चियों के साथ ब्रिजेश जी रेप होते हैं। जी, जी, बताइए अभी 13 साल के बच्चियों के साथ क्या है? बल्कि इससे अच्छा है जो मुगल काल या इससे प्राचीन काल में वेश्यावृत्ति का जो प्रथा चल रहा 2-2 था, साल आप उसको एक आधार पे भाई आप एक आधार बना दीजिए ना। उसको हर जिले में, हर तहसील लेवल पे एक स्थान दीजिए, एक स्पेस दीजिए। कम से कम वो मनोवृत्ति लोगों का कम तो होना चाहिए। अभी मैं एक चर्चा में परिचर्चा में था, वहाँ भी यही बातें आ रही हैं। जनमानस की चर्चा की बात मैं कर रहा हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मैं गया था प्रचार में, वहाँ यही बातें आ रही थी कि लोग लड़कियों को कह रहे हैं, "अरे भाई बहन-बेटियाँ कपड़े कम पहनने से या फैशन कर लेने से जे हमें भी तो अपनी प्रवृत्ति बदलनी है, सोच बदलिए आप अपनी।
आप अब इस देश में हैं, 70 साल हो गया आजाद हुए, अभी भी आप इन्हीं प्रवृत्तियों पे जी रहे हैं। 77 नहीं हो गया, बात 78वां चल रहा है जी। धीरे, अब तो हाँ, हाँ, वही मानसिकता हाँ। आप बदलिए, मेरा कहने का मतलब मानसिकता तो मानसिकता बदलिए। जी। और एक जो देश की जिस बेटी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, मुझे दुख इस बात का है, वो ट्रेनर पीजी लेवल की डॉक्टर, नीट तैयारी की, क्या-क्या करके वो उस ट्रेनी डॉक्टर परिस्थिति जी। में गई। और आप जो दूसरों के जीवन की रक्षा करने वाले, आप उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं सरकार को मैं ये नहीं कहूँगा कि फेलियर है, कम से कम पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी रोड पे हैं, उन्होंने खुद सीबीआई की माँग किया सीबीआई जांच तो चल रही और है। सीबीआई जाँच हाई कोर्ट ने दिया। उनके साथ जिन लोगों ने ये कृत्य करा, किसी भी देश, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल हर किसी भी राज्य की बात हो, उन पे उचित कार्रवाई हो और 14 दिन, मात्र 14 दिन में उनको किसी ट्रायल कोर्ट में ले जाके चिन्हित करें। इसलिए 14 दिन का समय लें कि कभी-कभी गलत लोगों के हाथ में पुलिस ले लेती है, गलत लोगों को ऐसी सज़ा न मिल पाए। लेकिन उनको तुरंत, चाहे आजीवन त्वरित कार्रवाई कारावास में हो पड़े, जी। त्वरित कार्रवाई करें, फांसी की सज़ा दें, तो ये घटनाएँ रुकेंगी। और मैं इस बात को हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पे कह रहा हूँ कि लोगों की अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। चलिए, भाई चलिए राकीब जी आपको आना चाहूँगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप किस नज़रिए से देखते हैं रेप के मामले को? मुझे जो लगता है हमारा समाज पूरी तरह से बँट चुका है और जब समाज बँट जाता है तो वहाँ पर जो होता है असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाता है। यही सब चीज़ देश में देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए कि इसको कैसे बदला जा सकता तो बौद्धिक वर्ग को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और बौद्धिक वर्ग में भी जो छात्र बौद्धिकता है उसको आगे आना पड़ेगा। छात्र बौद्धिकता का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ और छात्रों ने वहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। जब तक हमारे छात्र बौद्धिक वर्ग आगे नहीं आएगा, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रोकी जाएगी। आज देश में ये हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी जाति विशेष की लड़की का रेप हो जाता है, तो वहाँ दूसरे जाति विशेष विशेष के लोग जो है उसका प्रोटेक्शन करने लगते हैं। रेपिस्ट को सपोर्ट करने लगते हैं। किसी धर्म विशेष की का हो जाता है तो दूसरे धर्म के उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये सब चीज़ दूर होनी पड़ेगी और हर आदमी को ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आज दूसरे की बहन-बेटी का रेप हो रहा है, कल को हमारी बहन-बेटी का भी रेप हो सकता है और इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सबको मिल-जुल कर आगे आना पड़ेगा। मीडिया को भी अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, उनको भी थोड़े अपने सवाल बदलने पड़ेंगे कि ये तेरा स्टेट, ये मेरा स्टेट, ये सब चीज़ बंद होनी है, ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये दूसरे का धर्म, ये मेरा धर्म, ये सब चीज़ें बंद होंगी। तब ये जो है प्रवृत्तियाँ इस तरह की बुराइयाँ रुकेंगी। तो देखिए आप इसमें हम चर्चा कर रहे हैं देश के माहौल पे, देश के हालात पे, देश के हालात जिस प्रकार से बिखरे पड़े हैं, लोगों में जो है उन्माद है, लोगों में रोष है, लोगों में विरोध है। देखा जाए तो एक प्रकार जो है छात्रों का मैटर चल रहा है, कहीं जो है बेरोज़गारी का मामला चल रहा है, कहीं पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, कहीं सामाजिक तत्व में देखें तो मणिपुर में लगातार घटनाएँ हो रही थी, अभी तक वहाँ पे आगजनी चल रही है, अभी तक वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है। इसी सब मुद्दों को लेके आज हम बात कर रहे हैं देश के हालात। चलिए अगले मुद्दे की बात करते हैं लद्दाख पे, जिस लद्दाख को आप जानते हैं वो सोनम वांगचुक नाम के सामाजिक कार्यकर्ता को जिसके नाम पर मूवी बनती है, कई एकेडमी पुरस्कार जीतती है। आज वही सोनम वांगचुक इस समय लेह और लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका जो लेह टू दिल्ली एक मार्च होने वाला है। चलिए इसी विषय पर सर से बात करते हैं, सुधांशु सर से। सुधांशु सर क्या सोचते हैं किस प्रकार से लद्दाख में जिस प्रकार से मामले चल रहे हैं उस पर कुछ क्या बताना चाहते हैं? 2-3 मुद्दे हैं उनके। पहला तो लद्दाख की पारिस्थितिकी मुख्य चिंता का विषय है उनके, कि जिस तरह से वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं और सरकारी परियोजनाएँ चल रही हैं, उससे जो लद्दाख की जो प्रकृति है उसकी क्षति बहुत खतरनाक स्तर पे पहुँच गई है। क्योंकि वो एक बड़ा ही ऐसा वो है जो प्राकृतिक रूप से तो संवेदनशील है ही, सामरिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है लद्दाख। और इसलिए ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने बहुत शुरू से उठाया है चीन की घुसपैठ का। कई बार ऐसा वहाँ पत्रकार गए और ये पता चला कि चरवाहों से कि कई किलोमीटर अंदर चीन घुसता चला आ रहा है। पेंगोंग झील में भी उसने जी हाँ। पुल बना लिया है और वो आगे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसकी जो आक्रामक रणनीति ये है कि जैसे मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चला आया है, जी। तो फिर समझौता होगा तो 5 किलोमीटर फिर चला जाएगा उधर। 10 यानी किलोमीटर आगे आता है फिर 5 हाँ, मिनट पीछे तक 5 हाँ, किलोमीटर तो उसकी यही रणनीति जी, है। जी। और धीरे-धीरे वो 5-5 किलोमीटर बढ़ता हुआ
सैकड़ों किलोमीटर कब्जा कर लेता है। हर देश के साथ उसने आजमाया, यहाँ तक कि रूस के साथ भी उसने यही किया। रूस के आमूर क्षेत्र है नदी जी हाँ, क्षेत्र, आमूर जहाँ पे उसने यही किया। वियतनाम के साथ उसका विवाद है इसी तरह का, कंबोडिया के साथ है, लाओस के साथ है। तो केवल भारत के साथ ही नहीं कर रहा है, उसकी ये फॉरवर्ड पॉलिसी है और इसको सोनम वांगचुक ने उठाया। तीसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए है लद्दाख को, कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ना, तो लद्दाख की जो संस्कृति है वो पहले जम्मू कश्मीर के दबी हुई थी और अब वो दिल्ली के अधीन दबी हुई है। तो इसलिए वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, वहाँ की परिस्थिति बचाने के लिए और चीन की घुसपैठ से लद्दाख की रक्षा करने के लिए वो एक लेह से दिल्ली तक का मार्च करना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसे हर भारत के आदमी को अपने उसमें ध्यान में लाना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए नेताजी आप पे आना चाहूँगा। नेताजी लद्दाख भी आपसे बात आपने कहा कि जो है हमारा एक फ्रेंड था, वो कह रहा था कि जल्दी घूम ले, नहीं तो हो सकता है चाइना कब्जा कर ले। तो आप क्या कह रहे थे, एक बार बताइए क्या-क्या, एक बार फिर से आप बात तो बताइए? वही पोंगाग झील की सर अभी बात कर रहे थे जी। जब आपसे। मैं यही बातें कह रहा हूँ कि ये सरकार सिर्फ बातें कर रही है, काम नहीं कर रहा है देश के लिए। देश की जितनी भी सीमाएँ हैं, चाहे उत्तर की हो, चाहे दक्षिण की हो, पूरब, पश्चिम सारी सीमाओं की बात मैं करूँगा। अगर आपको इस बात को समझिए, चाहे आप इंदिरा कोल को लीजिए, चाहे इंदिरा पॉइंट को लीजिए, ठीक? चाहे कविथु को लीजिए, चाहे गौरव को गौरमोती लीजिए। लीजिए। किसी भी पॉइंट पे हम सेफ ज़ोन में आज के समय में नहीं हैं। सिर्फ इस सरकार की नीतियाँ, कहती तो बहुत कुछ है ये सरकार, करती कुछ भी नहीं। लद्दाख के मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे हैं, जिन लोगों जो भी दर्शक लद्दाख गया होगा, अगर उस झी ये कितनी स्पेसिफिक प्राकृतिक स्थल है, लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं। आज हम वहाँ सेफ नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये इसी सरकार की देन है। और जहाँ तक लद्दाख की बात आप कर रहे हैं, वांगचुक की जो माँग है, मैं उस माँग का समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक राजनीतिक नज़रिए से देखें या पॉलिटिकल नज़रिए से देखें, दोनों नज़रिए इस नज़रियों में ये अर्थ आता है, सामाजिक या पॉलिटिकल दोनों नज़रियों में ये है कि चीज़ें आप सारे राज्यों को पूर्ण राज्य मत बनाइए। पूर्ण राज्य पे सिर्फ केंद्र का अधिकार हो जाएगा। आप कम से कम उन्हें स्वतंत्र राज्य का एकदम पूर्णतः स्वतंत्र करिए भाई। आप केंद्र शासित राज्य बनाते चले जा रहे हैं। सारा अधिकार क्या सारे जगह का सारा अधिकार आप अपने पास रखेंगे। ये चीज़ जम्मू कश्मीर के साथ कर दी है। तो ये सब चीज़ें क्या है? क्या बनती जा रही है इस देश की हालात? आप भाई स्वतंत्र रखिए, वो स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहेगा उस राज्य का, उस सीमा पे लड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र से सहयोग माँगेगा। आप दिल्ली में बैठ के लेह की राजनीति कर रहे हैं बैठ के। तो ये चीज़ें वहाँ के लोग झेल रहे हैं ना। वहाँ के सीआरपीएफ से बात करिए आप, वहाँ जो सीआईएसएफ लगे हैं, बीआरओ लगे हैं, उनसे बात करिए तो उनका दर्द आप देखिए, वहाँ की जनता का दर्द देखिए। यहाँ तो दिल्ली में बैठ के बस ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बोलना आता है। इस देश की हालात ये है, कहना नहीं चाहिए, 2014 से सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। इससे पहले हमारे साथी राकीब सर ने अभी आपसे कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी। सन ये 2014 की बातें, 15 की बातें हैं। आज हम 24-25 में आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव गोद लिया कोई गया। भी बनारस में आदर्श ग्राम को इन्होंने गोद में लिया है। उस गाँव में मैं विजिट किया हूँ। उस गाँव की हालात दिल्ली के आपके नालों की हालात है। एक चौहान पट्टी गाँव है ठीक है। यहीं पे, जो मनोज तिवारी ने गोद जी। लिया, मैं वहाँ गया था, वहाँ की दुर्व्यवस्था देखा वहाँ और सर ने अभी इस मुद्दे को रखा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। सर कह रहे थे कि ये देश की जनता और यहाँ के लोगों का, बात जनता की नहीं है। जनता तो क्या है भाई, अब केंद्र का सत्ता का चुनाव है तो लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे हम वोट देंगे। जिस दिन हम ये सोचने लगे कि सांसद के नाम पे वोट देंगे, इस देश की हालात बदल जाएगी ब्रिजेश से। यही रीजन है। और मैं वांगचुक का बहुत ये कहूँगा कि उनके लेह से दिल्ली तक जो मार्च करने जा रहे हैं, उस मार्च में आप देखेंगे उसका प्रभाव भी पड़ेगा। विपक्ष पूर्णतः उनके साथ है, पूर्ण राज्य की जो मांग कर रहे हैं उसके साथ खड़ी हुई है। और ये होना भी चाहिए, स्वतंत्र राज्य आप दे दीजिए। क्या दिल्ली की ये स्थिति है? सर अभी चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में क्या है, यही ताना बाना है। तो ये सरकार चाहती है हम सबको बांध के रखें, और बांध के रखने से उन्हें ये है कि हम जिस पे जो नकेल रख लेंगे, सारे संवैधानिक पद हमारे पास है। तो ये सरकार विफल है और तार-तार कर दिया है। चाहे विदेशी मुद्दा को ले लीजिए, चाहे किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, विदेशी मुद्दा बांग्लादेश की क्या स्थिति बन गई है। सर कह रहे थे ना, बौद्धिक वर्ग अभी आगे आ जाए, तो क्या हम चाहते हैं कि भारत भी बांग्लादेश बन जाए? अभी जो स्थितियाँ बनी हैं, उसे बने
बनी रहे, इनको अपने बदलाव रहने चाहिए, अपने राजनीतिक चीजों को, विचार को बदलना चाहिए। 2013 में यही मोदी गुजरात से पतन की मतलब ऐसे भाषण देते थे जिनकी सोच भी लगता था देश बदल जाएगा 14 में, और आज देखिए देश की क्या स्थिति बन रही है। तो आज लद्दाख देश दो राह पे खड़ा है। ये स्थिति है, पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भी कुछ चीजें थी, लगातार घुसपैठियों की स्थिति। वहाँ एक भोगा नदी है, आप वहाँ पे आधार देखेंगे कभी भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि वो वही नदी एक आधार है। इस बगल पाकिस्तान है, इस बगल भारत है। और ये पहले यही 2013 तक सरकार रहती थी, कोई मुद्दे नहीं होते थे। इन विदेशी मुद्दा जितने भी होते थे बहुत आसानी से क्रॉस होते थे। तो कहीं न कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है, और वांगचू का लेह से दिल्ली तक मार्च करना ही अपने आप में ये बहुत बड़ी काबिलियत कह लीजिए, दुःख है, ये दर्द है। जब पीड़ा होती है तभी आदमी युद्ध के स्तर पे आता है। तो ये स्थिति है, और ये सरकार तो पूर्णतः विफल है। अब ये सरकार आगे क्या करेगी वो आप देखिए। चलिए राकेश जी, जिस प्रकार से रविंदर जी ने कहा कि ये सरकार पूर्णतः विफल है, चाहे किसी मुद्दे लद्दाख को मत लीजिए, सारे मुद्दे देखिए, ये सरकार पूर्णतः विफल है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बॉर्डर स्टेट की जहाँ बात होती है तो वो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कोई यहाँ मैं राजनीति की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि जिस तरह से चीन का रवैया सर ने भी बताया कि हर दूसरे देशों के उसमें भी और भारत में भी आप अरुणाचल और उत्तराखंड, लेह लद्दाख वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं कि हर जगह चीन जो है हमारी ज़मीन पर जो है एक तरह से कब्ज़ा करते चला आ रहा है और सरकार वहाँ चुप हो जाती है। तो ये सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, तो आप एक मॉडल भी दीजिए कि हम केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बना रहे हैं, ये यहाँ पे जो है हम सेफ्टी देंगे और इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे। और ज़बरदस्ती अगर केवल रूल करने के पर्पज़ से कि हाँ, हमारे सेंटर का ही वहाँ पे जो है दबदबा रहेगा, इस तरह से अगर आप वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक गलत है। जनता की आवाज़ को लोकतंत्र में सुना जाना चाहिए। और नेताजी ने जो कहा कि क्या यूथ को जो है आंदोलन करना चाहिए, तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन से ही लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो मैं अच्छा राघव सर, ये बताइए, 2 राज्यों में चुनाव की जी, घोषणा हो गई है, जी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पे। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। और एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में होना था, उसको ब्रेक लगा के रखा। क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए सरकार ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है अभी, इस चुनाव के बाद सीट कम होने की वजह से थोड़ा-सा वो हर एक कदम को बहुत ही सोच समझ के रख रही है। और उन्होंने अपना जो मुझे लगता है कि इंटरनल सर्वे कराया और इंटरनल सर्वे में स्थिति बहुत अच्छी मजबूत नहीं है। तो उन्होंने देखा कि पहले 2 स्टेट में हम चुनाव कराते हैं और इतने कुछ झारखंड और महाराष्ट्र में अपना जो लोटस एक तरह से प्लान रहता है उनका, हुँ। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखते हैं कुछ वहाँ और हम चेंज करने में कामयाब हो जाएँ। जैसे अभी झारखंड में देखें कि चंपई सोरेन को जो है अपने पाले में लाने मिलाने का पूरा जी। प्रयास किया जा जी, रहा जी, है। जी। उसी तरह नाटकीय से खेल हुआ वहाँ वो पे। नाटकीय खेल चल रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी अभी हाल-फिलहाल में कुछ सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि सांप्रदायिकता जो उनका हथियार है सरकार का इस टाइम इस मौजूदा पार्टी का, तो उसको अपना वहाँ इम्प्लीमेंट करके अपने फ़ेवर में चुनाव बनाने की एक योजना है। तो अभी उनका यही मुझे लगता है कि पहले 2 स्टेट में देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आइए सर आप पे आते हैं। सर क्या लग रहा है, जो इंटरनल सर्वे हुआ उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या मोदी सरकार जो है वहाँ बढ़त लेती दिख रही है, या कि वहाँ पे भी ये फेल होंगे? इस पर क्या कहते हैं सर? इंटरनल सर्वे में अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड का तो नहीं आया, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जी, हरियाणा का आया है। जी। इसमें माना गया है कि दोनों में विपक्ष की सरकार बनेगी और भाजपा की हार होगी। बाकी जम्मू कश्मीर में अभी कोई स्पष्ट वो नहीं आया है। जितने भी स्थापित पार्टियां हैं उनके खिलाफ माहौल है वहाँ पे। जो लोकल सर्वे हुए हैं उससे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन सबके खिलाफ एक माहौल है। लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जैसे इंजीनियर रशीद जीत के आए, जो उमर अब्दुल्ला को बड़े भारी मतों से हराया, दोनों जो मुख्यमंत्री थे। और 2 राज्यों में जैसा कि रागिब भाई ने बोला कि जो ऑपरेशन लोटस प्रक्रिया चल रही है, अभी खरीद फरोख्त चल रही है, अभी चंपई सोरेन को खरीदा गया है या खरीदने की तैयारी है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने या एनसीपी को तोड़ने के और भी प्रयास होंगे।
जब ये प्रयास पूरे हो जाएंगे तो जो केचुआ है हमारा वो घोषणा करेगा चुनाव की। तो इससे सिद्ध है कि वो केचुआ है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सरकार की शतरंज के अनुसार अगर कोई चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है और पूरी जनता उसको जान रही होती है, जो चाय की काठी पे बैठे लोग हैं वो भी बता देते हैं कि अरे सरकार ये चाहती थी इसलिए चुनाव आयोग ने 2 ही राज्यों की घोषणा की। तो इसमें सीधा-सा है कि अभी जब सरकार अपना गणित बनाने में वहाँ लगी है, जो सरकार के अनुरूप जब गणित हो जाएगा, तो वहाँ चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। बाकी कश्मीर में और हरियाणा में तो जितना भी तोड़ना-फोड़ना था वो पहले ही हो गया है। जी। आज़ाद जी पहले से वहाँ लगे हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं और हरियाणा में तो पहले से उनकी चीज़ें चल रही हैं। तो निश्चय ही चुनाव की घोषणा में एक राजनीति है और कहना तो चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति है तो वो हर जगह होगी। चलिए नरेंद्र जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या विपक्ष को बढ़त मिलती देख जो है भाजपा गवर्नमेंट जो है भाजपा सरकार डर गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? डर गई है, आप कह रहे हैं डर गई। सर ने अभी चर्चा किया ना कि संवैधानिक पदों का क्या हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक पद होता है। आप समझिए इस बात को कि 4 राज्यों का चुनाव होना है, आप 2 राज्यों का अनाउंस कर रहे हैं। तो सरकार कौन चला रहा है? संवैधानिक पदों को कौन चला रहा है? बहरहाल उन सब बातों को छोड़ के भी मैं इस बात को कहूँगा, सरकार डरी हुई है। अब आप आगे से आप 2024 के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव चाहे जो भी चुनाव हो, बीजेपी की लोटस चाहे जितने ये ऑपरेशन कर लें, सारे ऑपरेशनों में फेल रहेंगे। और अन्याय के खिलाफ जब आदमी खड़ा होता है तो हर राज्य में यही स्थिति होती है। इन्होंने एक सांसद को बचाने के लिए क्या-क्या हरियाणा की बेटियों के साथ अन्याय किए हैं, वहाँ के किसानों के साथ क्या-क्या इन्होंने अन्याय किया है। अब वो समय बदले का है और हरियाणा बदला ऐसा लेने जा रहा है कि आप देखेंगे बीजेपी जिस सिर से जाएगा उसी सिर से गिर के आने वाला है वहाँ से। तो स्थिति तो ये है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो ये हार ही रहे हैं, एक सिरे से हार रहे हैं। 5-7 सीट इज्जत बचाने के लिए जीत जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और आगे महाराष्ट्र और झारखंड जिन राज्यों को इन्होंने छोड़ दिया है, ये कितनों लोटस प्लान कर लें, लोटस स्कीम बना लें, जो भी करना हो कर ले, ये सरकार आज नहीं तो 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद कभी न कभी तो अनाउंस करेगा। झारखंड में भी ये हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हारेंगे और फरवरी में दिल्ली जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ से भी ये हारेंगे। तो बीजेपी की कैसे नीतियाँ कह सकते हैं 7 में 7 सीट अभी रिसेंटली चुनाव देखिए हुए, लोकसभा का उसमें जो है चुनाव 7 में सातों सीट जो है बीजेपी के खाते में गई। आप कह रहे हैं कि चुनाव में आप हार रहे हैं। अनुमान लगाइए कि 2014 से लगातार केंद्र में सरकार है। इससे पहले भी 7 सीट ये जीता करते थे। बात ये है कि ये जनता का मूड उस हिसाब से बदल जाता है जब लोकसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लोग प्रधानमंत्री के नज़रिए से क्योंकि देखने देश लगते में हैं। डंका बज रहा है, पूरा जी, विदेशों में डंका बज रहा है। ये आपको डंका बज नहीं रहा, ये डंका डंका आपको बजाया सुनाई जाता दिया? है। ये डंका आपको सुनाई दिया? जो नहीं, हमको कुछ विदेशों नहीं में सुनाई मोदी देता। सरकार, मोदी जी के नाम पे डंका बज रहा है। ये डंका भारत जो बजवाया है जाता मैप में है। आ गया, मानचित्र में आ गया, इससे पहले मानचित्र नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब आप सोचिए, इनके ऐसे-ऐसे लोग हैं, भारत मानचित्रों में नहीं था। अब कैसे कहें? इनकी एक बहुत मंडी की सांसद हैं, अब मैं उनका क्या नाम लूँ? नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कंगना रनावत जी का। वो तो कहती हैं ये देश 2014 में आज़ाद हुआ। सोचिए, ऐसे-ऐसे सांसद हैं और उन्हीं सांसद के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनका सम्मान करना है। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हम ही लोग जैसे लोगों ने चुना है। भाई जनता ही तो उनको चुन के ले गई। तो ये स्थिति है भारत निर्वाचन आयोग की, किसके बेस पे चल रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ब्रिजेश जी, मैं इस बात दावे के साथ कह के फिर इस चैनल से कह रहा हूँ आपके, ये इसी चैनल पे मैंने यूपी के चुनाव के समय में आपसे कहा था और हमारे उसमें सहयोगी राकीब सर थे। मैं भी बोलना चाहूँगा जी, थोड़ा सा। 45 सीटों की चर्चा मैंने आपसे कहा था कि 80 सीटों में 45 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही है और आज के समय में क्या सच है, क्या नहीं, आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, सामने चुनाव हो चुका है। मैं यही मैं हरियाणा में लगातार रहूँगा भी, अभी बीच में और आपसे चर्चाएँ होंगी भी। मैं जा भी रहा हूँ, हरियाणा का मूड भी देख रहा। देखिए, किसानों के साथ और हरियाणा की बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार ने किया है और वो बदला लेने इसी बदले के लिए
तड़प रहा था हरियाणा की एक एक जनता, और अब उस बदले को वोट है, और उस वोट से बीजेपी को उस धार के नीचे पटकेगा जिसकी कोई आधार नहीं। चलिए आइए राकेश जी पास आते हैं जी। क्या आप भी कह रहे थे कि आपने कुछ क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था, हमारे कांग्रेसी मित्र बहुत कूद के बोल रहे हैं कि इस बार जो है वहां भी बदलाव होगा, वहां भी बदलाव होगा। अरे भाई, बदलाव होगा, जनता केवल जनता के हाथ में आपने छोड़ दिया कि जनता बदलाव करेगी। जैसे अभी दिल्ली के लिए कह रहे हैं कि 14 में भी 7 सीट और 19 में भी और अब भी 7 सीट, तो आपने 14 से लेके अब तक जनता के साथ खड़े होकर काम क्यों नहीं किया? आप भी तो उतने ही गुनहगार हैं जितने सत्ता पक्ष गुनहगार है। विपक्ष का भी तो एक रोल होता है लोकतंत्र में। आप वहां के लिए अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में भी सरकार चेंज हो, जम्मू में भी चेंज हो, सब जगह चेंज हो, तो आप एक रोड मैप भी तो दीजिए कि हम ये करने वाले हैं। और पिछले 70 सालों में जो आपकी नाकामियां रही हैं बहुत हद तक, उन नाकामियों से कुछ सीख लेते हुए आप बढ़िया रोड मैप बनाइए। जिन स्टेट में आपकी सरकार चल रही है वहां भी कुछ अलग हटके करके दिखाइए, या अपने को भी बचाव करते हुए जो है अपना महिमा मंडन करते रहेंगे। चलिए तो ये तो सही नहीं है ना। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या नहीं, राकीब सर एकदम कितने गलत सहमत कह है रहे आप इनसे? हैं। नहीं, इनकी बातों से मैं एकदम असहमत हूँ। क्या नहीं, राकीब सर जो बात कह रहे हैं, जब सत्ता में हम रहेंगे तो मैं तो काम किया, मैं तो कह रहा हूँ इसी दिल्ली 70 के सालों के हिसाब है आपके पास? 70 सालों का हिसाब है। आज जिस जगह आप बैठे हैं, इस देश को हमने बनाया है। इतने अच्छे से आज लोग चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोगों की ये परिस्थितियां लाई, कितने जॉब लाए, कितनी स्वच्छता से हमने भर्ती किया लगातार। और जहां तक सर कह रहे हैं तेलंगाना में हमारी सरकार है, कर्नाटक में है, इससे पहले राजस्थान में थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने रखा था, किसी राज्य ने नहीं रखा। और दिल्ली में आज भी दिल्ली की हर जनता, हर जनमानस इस बात को मानती है। शीला दीक्षित जी हमारी सरकार थी, 15 साल में हमने इस दिल्ली को बदल दिया। और रही बात फिर जनता हमको लाएगी। और सर का जो कहना है, भाई अब सत्ता में रहेंगे, हमें पावर दे दिए। विपक्ष में है, विपक्ष में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस बार सरकार को बोलने एक नहीं दे रहे फेलियर, हैं। आप हिमाचल प्रदेश सरकार आपकी है, जी, आप एक सीट नहीं वहां निकाल पाते, क्या किस प्रकार बात फेलियर है? ब्रिजेश जी, मैं इस बात को हाँ, फिर कह रहा हूँ कि हम्म। जब बात कहीं किसी भी आप हाँ, जगह जाइए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, कहीं ना कहीं लोकल, विधानसभा का चुनाव हमेशा लोकल राजनेता के बल पे होता है कि सीएम फेस कौन है, और लोकसभा का चुनाव पीएम फेस पे होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें रही धर्म के आधार पे, तो क्या जात के मानते आधार पे, हैं अभी संप्रदाय के राहुल आधार। गांधी की जो है फेम जो है पीएम पद के लिए नहीं बन पाई, इस पर पीएम क्या पद कहना के लिए है और सामने 2024 में आया, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं जो फेलियर है हम उसको दूर करेंगे। हम जिन जिन राज्यों में सरकार चला रहे हैं वहां बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, लोगों की नीतियां लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो हम नहीं बनाते, बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी वाले मैनिफेस्टो बनाते हैं उनका मैनिफेस्टो कभी लागू नहीं होता। हमारा मैनिफेस्टो जनता से बन के आता है, उसी राज्य से बन के आता है, उसी राज्य में लागू होता है। और जब हम देश में लोकसभा चुनाव आगे आने दीजिए, समय आएगा। अभी आप देखिएगा, जिस समय चुनाव हारना विधानसभा का शुरू करेंगे ये, उसी समय ये सत्ता भी बदलेगी। अभी हम सत्ता में रहेंगे, 2 साल भी सत्ता में आए, इसी समय बीच में केंद्र को बदल के अभी तो नीतीश जी बदलेंगे, आंध्र कोई प्रदेश बात, भी चलिए मैं बदलेगा। सर के पास आना। सर एक सर वाकया यार याद आया सर, जैसे आपने भी बताया कि चाइना जो 10 किलोमीटर अंदर आता है, फिर 5 किलोमीटर बाहर अब लौट जाता है, 5 किलोमीटर जमीन जो है अधिग्रहण कर लेता है। लेकिन सर मैं मानता हूँ कि चाइना इस समय हर घर में घुस गया है, सुई से लेके सर, तागा से लेके सर, गणेश लक्ष्मी मूर्ति जो हमारे जो है दीपावली आती है सर, उसमें जो मूर्तियां होती है वो चाइना से बन के आती है। और सर एक जब भी मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, कई लोग मुझसे मिलते कहते हैं कि मोदी जी जो है पूरे विदेश से मुझे टंका बजा दिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? इस पर थोड़ा सा आप अपना जो है कुछ व्यू रखिए सर। मोदी जी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं जी और इवेंट मैनेजमेंट के बल पे वो सत्ता में भी आए हैं, और जो डंका बज रहा है वो भी इवेंट मैनेजमेंट के बल पर ही बज रहा है। कुछ किराए के वो लोगों डंका को सुनाई दिया सर आपको, जो डंका बज रहा है? डंका तो पेरिस ओलंपिक में ही दिखाई दे दिया। एक छोटे से देश केन्या ने अपना रजत पदक वापस ले लिया प्रोटेस्ट करके, और ये लोग नहीं ले पाए। बांग्लादेश में भी डंका दिख गया, मालदीव में डंका दिख ही रहा है, नेपाल में दिख रहा है। वो नेपाल भूटान जैसा में भी दिख देश, रहा है। हाँ, भूटान में अभी कल की एक घटना है जी सैफ फुटबॉल की। भूटान और भारतीय टीमों के बीच बाकायदा मारपीट हुई। उस भूटान की टीम ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ मारपीट की, जो पूरी तरह से 100% भारतीय सैन्य सहायता पे और आर्थिक सहायता पे जिंदा है, और जिसका बजट बीएचयू से भी कम है जी भूटान का। जी
उस भूटान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से मारपीट कर रहे हैं। तो डंका तो ऐसे दिख रहा है। सशक्तिकरण आ रही भूटान वालों में, हाँ, सशक्त हो रहे हैं। पूरी दुनिया में डंका दिख रहा है। अब कहते रहे, मीम्स बनाते रहे कि हमने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया या इतनी बड़े-बड़े कांड करा दिए इन्होंने दुनिया में। तो ये तो सब प्रायोजित का बातें हैं। जहाँ तक इसकी बात है, जो पहला आपने मुद्दा पूछा था कि इनकी विदेश नीति की बात, तो विदेश नीति में कोई नई चीज़ नहीं है। विदेश नीति को भी जो गुटनिरपेक्षता थी, जवाहरलाल नेहरू जो जिस सिद्धांत को देके गए, तो उससे बहुत इधर-उधर भारत नहीं हुआ है। और बाकी तो मैं शिक्षक हूँ, क्या ही कहूँ चलिए राजनीति चलिए पे। ठीक। तो चलिए सर राकेश सर पास आता हूँ। राकेश सर, इस समय जो है देखा जाए तो रेलवे सिस्टम पे, रेल में मंत्रालय में इसमें ग्रहण लगा हुआ है। रेल में हादसों का दौर चल रहा है। अभी अगर एक डाटा बताओ तो 7 दिनों में 13 रेल हादसे होते हैं। तो इस पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देश के जो हालात इतने बिगड़े हैं, रेलवे के हालात बिगड़े हैं, सर इस पर क्या कहना चाहते हैं, देखिए, कौन है जिम्मेदार? रेलवे में जो मुझे लगता है हमारा एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जो टेंडर दिए जाते हैं, वो मानक के अनुरूप वहाँ पे कार्य नहीं होता है, तो पटरियाँ तो उस तरह से नहीं बिछाई जाती, जैसे बिछानी चाहिए। और दूसरा मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सरकार इसमें जानबूझकर ध्यान नहीं दे रही है ताकि ये इतना गंदा हो जाए और इसको जो है निजी हाथों में देने के लिए फिर एक विरोध प्रदर्शन देश के अंदर ना हो। तो मुझे कुछ सरकार की इसमें साजिश भी नज़र आती है कि इसको ऐसे ही चलने दीजिए, घटनाएँ ज़्यादा होंगी, दुर्घटनाएँ होंगी, दिन बढ़ेंगी, तो हम इसको प्राइवेट हाथों में देंगे, विरोध प्रदर्शन को रोका जा सकता है। जी, तो सर आप इस बात से सहमत हैं नेता जी? आप बताइए क्या कहते हैं इस पर? नहीं, बात रेलवे में हादसों का दौर चल रहा है। अभी सर आप राकेश सर ने कहा ये पूरा जो है प्रायोजित है। इस पर क्या कहना नहीं, चाहते हैं? राकीब सर सही कह रहे हैं, ये प्रायोजित है, ये निजीकरण के बेस पे चल रहे हैं। हमारी सरकार थी, हमने इतने पीएसयूओं को लाया, सब गवर्नमेंट, ये सब निजीकरण करते चल रहे हैं यार। एयरपोर्टों को बेचते चले जा रहे हैं। जहाँ-जहाँ इनकी देखिए, एक जो प्रावधान ठेकेदारी की प्रथा है, जो सर ने उठाया मुद्दा, ये प्रथा कहीं भी बेस पे आप लाएँगे। जब जहाँ-जहाँ ठेकेदारी की बातें आएँगी, जहाँ-जहाँ निजीकरण की बातें आएँगी, वहाँ वो काम नहीं दिख पाएँगे जो काम सरकार के समय में सरकारी पक्ष किया करता था। ये लोग कहीं न कहीं कमाने की प्रोसेस में आ जाते हैं, कमीशन के प्रोसेस में आ जाते हैं, तो शुद्ध काम नहीं हो पाता है। और जब-जब निजीकरण, आजकल ठेकेदारी प्रथा पे जाप भी चल रहे हैं। आप उनकी भी स्थिति देखिए। जब आप आउटसोर्सिंग बेस पे काम करेंगे, लिटरल एंट्री पे बात करेंगे, जहाँ भी ये सरकार अपनी किन्हीं नीतियों पे शुद्ध नहीं बैठ रही है। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन में आज सेफ नहीं आदमी। आदमी सोच नहीं पाता है मैं यहाँ से कहाँ तक जाऊँ। एयरपोर्ट जब से इंदिरा गांधी जैसे एयरपोर्ट दिल्ली में नहीं सेफ है, कब गिर जाएगा? बारिश हुआ गिर जाएगा। कै वाला उसमें ऐसे-ऐसे निर्दोष। बिल्डिंग हैं। तो ये सरकार, आप रेलवे की ही बात ना करिए, टेलीकॉम की बात कर लीजिए। आज देखिए स्थिति क्या हुई। मुकेश अंबानी जी की जियो कंपनी सबको लालच दे के ₹302 में रिचार्ज करवा रही है। ये स्थिति आज वही, फिर हम देखिए बीएसएनएल पे आज आ रहे हैं। धीरे-धीरे ये देश फिर बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहा है। 5G लॉन्च हुआ है, धीरे-धीरे ये टाटा के साथ हम, तो ये स्थिति यही है। जब हम प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट हम पे, भाई कंपनी का कोई भी मालिक हो, वो तो अपना बेनिफिट देखेगा। सरकार को उससे क्या नीतियों से, उसने सरकार को दे दिया, काम खत्म। तो जब-जब हम निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे, और जो ये सरकार करती आई है, इसीलिए बच्चों की सर्विस, जब-जब ये सरकार आई है, वैकेंसी कम होती चली गई है, निजीकरण की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। ये सिर्फ आउटसोर्सिंग पे, लेटरल एंट्री पे, निजीकरण पे, इन्हीं सब चीज़ों, ये सरकार ही सदैव व्यापारी वर्ग सरकार है, व्यापारियों के लिए काम करती है। 2-4 इनके मित्र हैं, उन्हीं मित्रों के लिए ये देश चलता है, और कुछ नहीं। चलिए चलिए सर कहते हैं। सर क्या कहते हैं, रेलवे में हाँ, हादसों का दौर रेलवे चला, इस पर में क्या कहते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो लाखों नौकरियाँ जो होनी चाहिए थी, रिक्त थी, वो नहीं ली गई। उन पदों पे जो खलासी वगैरह होते थे या जो टेक्निकल वर्ग के लोग होते डी थे, ग्रेड जो नौकरी आती थी। वो होते थे, उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो जब पद रिक्त रहेंगे, स्थायी कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो इस तरह की दुर्घटनाएँ सब बिल्कुल होंगी। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ठेके का काम, स्थायी पदों को ख़त्म करके ठेके पे चीज़ें कराई जा रही हैं, और ठेकेदार कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे वो 70-80% घूस और कमीशन में देते हैं, 20% में काम करते हैं। तो ये तो जग ज़ाहिर है, ये इस तरह की दिक्कतें आएँगी। दूसरा ये है कि
उन्हीं उसी ढांचे पे अतिरिक्त तीव्रता की ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आपने सर्किट सही नहीं किया, पुरानी रेल लाइनों को ही थोड़ा बहुत रिपेयर करके उस पे तेज ट्रेनें आपने चला दी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो पटरियों से ट्रेन उतर जा रही है। तो 2 मुद्दे मैं समझता हूँ कि एक तो स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का ना होना और दूसरा बगैर ठीक से आधुनिकीकरण किए रेल ढांचे में तीव्रता लाने का जो प्रयास किया गया, वो 2 बड़े कारण मुझे लगते हैं। इसकी वजह से ये दुर्घटनाएँ बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है और लोग डरे हुए हैं। चलिए, तो देखिए आज टीडीवी न्यूज़ 24 की ये थी नई पहल। इसमें हमने बात किया देश के हालात पे। ऐसे ही अगली भी सीरीज में हम बनाएँगे और लोगों से जुड़ेंगे, अपने जो है लोगों से जुड़ेंगे, अपने एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और देश के एक्चुअल हालात क्या हैं, कौन है इसके ज़िम्मेदार, इस पर हम बात करेंगे। अगली सीरीज में अपने फिर से लाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।